नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ते ही विपक्ष के नेताओं ने हाय तौबा मचा दी। विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ईडी के जरिए इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है, कई सारे लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है। हो सकता है बहुत जल्द कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया जाए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी दल और इन दलों के नेता ईडी से इतने डरते क्यों हैं? और ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा से तो कुछ ज्यादा ही डरते हैं। अगर यह मान भी लिया जाए कि संजय मिश्रा और ईडी के जरिए नरेंद्र मोदी एक इसको हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी और संजय मिश्रा को, तो भी विपक्ष के सारे बड़े दल और बड़े नेता इतने क्यों डरते हैं? यह तो सवाल बनता ही है। डर वहां आता है जहां कोई न कोई चिंता होती है, कोई न कोई ऐसी बात होती है जो पकड़ में आने का भय होता है। ईडी की देश में हो रही कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष के 9 बड़े नेताओं ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इनमें कई सारे मुख्यमंत्री भी शामिल थे। इनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और टूट चुकी एनसीपी वाले शरद पवार और 2 हिस्सों में टूट चुकी शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। इन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो खुद ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं, ईडी और सीबीआई के टारगेट पर है। इनके खिलाफ गंभीर किस्म के मामले हैं। अभी बहुत से लोगों का नाम लिया जाएगा तो आप खुद ही देखिएगा कि इन 9 में से कितने लोग ईडी के टारगेट पर है और इन लोगों ने क्या क्या कारनामे किए हैं। इसीलिए लोग चिट्ठी तो लिखेंगे ही, और ये चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो कौन चिट्ठी लिखेगा? क्योंकि ये तो खुद फंसे हुए हैं। आरोपी हमेशा ही कहता है कि यह आरोप निराधार है। क्या आपने कोई ऐसा आरोपी देखा और सुना है जो यह कहता हो कि उस पर लगाए गए आरोप निराधार नहीं है? यह सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी सही है कि नरेंद्र मोदी सरकार उनके कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर बहुत ही उतावली और बेचैन है। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, कुछ उजागर कारण हो सकते हैं, कुछ छुपे हुए कारण भी हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इस बात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि ईडी ने पिछले 5 साल में जितने नेताओं पर कार्रवाई की है उनमें 80% विपक्ष के नेता है। और कोई भी कार्रवाई हवा में तो होती नहीं है, कुछ तो आधार बनता ही है। अगर यह मान भी लिया जाए कि यह सारी कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित रही है, तो भी ये सभी लोग इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिन मामलों में विपक्ष के नेता फंसे हैं वे सभी संगीन मामले हैं। कई मामलों में तो देश के विरुद्ध काम करने वाले लोगों से भी संबंध जाहिर होते हुए दिखते हैं। ऐसे कुछ नाम भी है जिन पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप यह देखिए कि 2014 के बाद से ईडी ने किस दल के कितने लोगों पर शिकंजा कसा है। ईडी ने 2014 के बाद किस दल के कितने नेताओं पर एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। अगर इस पर बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन के 6, कांग्रेस के 24, तृणमूल कांग्रेस के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, राजद के 5, बीजेडी के 6, डीएमके के 6, बसपा के 5, सपा के 5, टीडीपी के 5, आप के 3, इंडियन नेशनल लोकदल के 3, वाईएसआर कांग्रेस के 3, सीपीआईएम के 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, पीडीपी के 2, एआईएडीएमके के 1, एमएनएस के 1, एसबीएसपी के 1, टीआरएस के 1, इंडिपेंडेंट 1। यानी साफ सी बात है, सबसे ज्यादा अगर किसी दल के नेताओं पर ईडी ने एक्शन लिया है तो वो कांग्रेस के हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कहां कहां पर किस राजनीतिक दल में कितनी दाल काली है। संजय मिश्रा ने अपने अब तक के 5 साल के कार्यकाल के दौरान कई पूर्व मंत्रियों और शक्तिशाली नेताओं पर शिकंजा कसा है। इस दौरान ईडी ने 4000 मामले दर्ज किए हैं और 3000 जगहों पर छापे मारे गए। कुछ प्रमुख मामलों का जिक्र करें तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रकरण, इस प्रकरण में ईडी और सीबीआई ने 25 से अधिक जगहों पर छापेमारी की थी और अंत में 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ की और इसके बाद शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था।
संजय राउत पर मुंबई के गोरेगांव में सिद्धार्थ नगर के एक चौल में 672 फ्लैटों के पुनर्निर्माण के मामले में जमीन की हेराफेरी का आरोप है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई है। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई है। उन पर विदेशी निवेश के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी दिलाने में रिश्वत लेने का आरोप है। 3 सितंबर 2019 को ईडी ने कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया। ईडी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 2500 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड के संबंध में समन जारी किया और उन्हें घोटाले का प्रमुख खिलाड़ी बताया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का मामला भी चर्चा में है, हालांकि अब वो बीजेपी के पाले में है। उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची की अवैध संपत्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इसमें उनसे पूछताछ हुई है। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले ईडी ने बसपा से जुड़े खातों की जांच की और इसमें 104 करोड़ रुपए और पार्टी प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार के खाते में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मामला पकड़ा। इसकी जांच की गई। कहा जाता है कि इस मामले को लेकर ही मायावती बीजेपी के दबाव में रहती है। 2019 में ईडी ने अवैध खनन मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। आज तक अखिलेश यादव इस मामले को लेकर भयभीत रहते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि अखिलेश यादव ने इसी केस के दबाव के कारण कपिल सिब्बल को राज्यसभा का टिकट दिया, सीट दी, ताकि जरूरत पड़ने पर पैरवी कराई जा सके। ये कुछ मामले भर है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का मामला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी इस मामले की जांच अभी कर रही है। यह केस जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में 113 करोड़ रुपए की अनियमितताओं से जुड़ा हुआ मामला है। इस कथित घोटाले के वक्त फारूक अब्दुल्ला संघ के अध्यक्ष थे। दिसंबर 2020 में ईडी ने फारूक अब्दुल्ला की तकरीबन 12 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की थी। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता अजीत पवार भी ईडी की जांच के दायरे में है। हालांकि यह अलग बात है कि वो बीजेपी के पाले में आ चुके। एनसीपी नेता नवाब मलिक को भी ईडी ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ लोगों के साथ बेईमानी संपत्ति के लेन देन के मामले में गिरफ्तार किया। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी भी ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी की जांच के दायरे में है। मैं फिर कहता हूं कि यह लिस्ट अगर पूरी सुनाई जाए, दिखाई जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। कब तक इसको सुनाएंगे और बताएंगे? लालू यादव का परिवार, स्टालिन से जुड़े लोग और भी न जाने कौन कौन लोग ईडी की शिकंजे में है, टारगेट पर है या फिर जांच के दायरे में है। कुल मिलाकर कुछ लाइनों में बात कही जाए तो 2014 के बाद एनडीए शासन के 9 साल में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 नेता जांच के दायरे में आए हैं, जिनमें से 115 विपक्ष के नेता है। इसीलिए समझा जा सकता है कि विपक्ष क्यों भयभीत है। यह एक साफ सी बात है। मैं फिर कहता हूं कि हो सकता है नरेंद्र मोदी ईडी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपके दामन में दाग है। उन्हीं दागों पर रोशनी फेंक कर दाग दिखाए जा रहे हैं। इसमें रोशनी फेंकने वाले का केवल इतना दोष है कि उस दिशा में रोशनी फेंकी जा रही है जिधर आपके दाग है, लेकिन आपके दामन में दाग तो है ही। यह तो एक साफ सी तस्वीर है। इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? इसीलिए हो सकता है ईडी को, मैं फिर कहता हूं, कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन आप भयभीत है तो जाहिर है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है ही। नमस्कार, मैं योगेश राणा।